लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर रोक नहीं है। तो 8 हफ्ते बाद मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, इस वक्त ये बड़ी खबर। क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन। हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाएं और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ। निधि शुक्ला को आप सुन रहे थे, बोल रही हैं किस तरह का अच्छा व्यवहार था, ये किस तरह का अच्छा आचरण था। हॉस्पिटल में इतने साल बिता दिए और अब अच्छे आचरण की दुहाई देकर उनको रिहाई की जा रही है। और अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इंकार कर दिया है। यानी जो रोक की मांग निधि शुक्ला कर रही थी, उस रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम राज्यपाल के आदेश को और राज्यपाल की जो भी गाइडलाइन है इस मसले पे उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो रिहाई की बात कही जा रही थी वो रिहाई की बात कंटिन्यू रहेगी। तो अमरमणि त्रिपाठी को तरन्नुम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है ये। बिल्कुल, ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर रोक नहीं है और 8 हफ्ते बाद मामले में दोबारा से सुनवाई होगी। और ऐसे में 8 हफ्ते बाद तमाम यहाँ पर दलीलों को पेश किया जाएगा। वापस से सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख रहता है उस पर नजरें बनी हुई है। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यहाँ पर मधुमिता की बहन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और यहाँ पर जो है एक बड़ा झटका वो साफ तौर पर लगा है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक नहीं है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिहाई पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन 8 हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जो भी इसमें गाइडलाइंस दी है हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी मधुमिता की बहन निधि शुक्ला और निधि शुक्ला ने रिहाई पे रोक की मांग की थी। और हमारे दो सहयोगी लखनऊ से तुषार जुड़ रहे हैं और दिल्ली से वैभव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं तुषार का। तुषार, पूरी खबर डिटेल के साथ बताइए और ये बताइए कि कितनी बड़ी राहत की बात है अमरमणि त्रिपाठी के लिए। 20 साल बाद आखिरकार में अमरमणि और उनकी पत्नी दोनों को रिहाई अब मिल जाएगी जेल से। आपको बताऊं तो 20 साल की सजा काट चुके हैं दोनों पति पत्नी और दूसरी तरफ आजीवन कारावास की सजा थी, लेकिन राज्यपाल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए दोनों को अच्छे आचरण को लेकर और उम्र को देखते हुए दोनों को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर मधुमिता शुक्ला की जो बहन निधि शुक्ला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील में साफ तौर पर कह दिया है कि हम राज्यपाल के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन अभी मधुमिता शुक्ला की अगर बहन की निधि शुक्ला को बड़ा झटका लगा है। और दूसरी तरफ बात करें तो अमरमणि और उनकी पत्नी जो है उनको बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आज ही संभव है कि आज ही अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई हो जाएगी। फॉर्मेलिटीज का सुबह से चल रही है, रिहाई की जो प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही है। डीएम के पास तमाम कागजात पहुंच चुके हैं, अब डीएम को सिक्योर करना है और उसके बाद इन दोनों लोगों के रिहाई का आदेश देना है। संभव है कि शाम 5 बजे से पहले दोनों की रिहाई हो जाएगी। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, 8 हफ्ते बाद मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, उस पर भी सभी की नजरें बनी रहने वाली है। बिल्कुल स्वाति, देखिए 8 सप्ताह का वक्त दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है राज्य सरकार को कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी, क्योंकि सुधार गृह की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि इन दोनों का, अमरमणि और उनके पत्नी उनकी मधुमणि जो है उनका आचरण जो है वो बहुत अच्छा पाया गया था। और 20 साल की सजा के बाद जो प्रावधान है वो ये कहते हैं कि उम्रकैद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश जारी किया है कि 20 साल की सजा काटने के बाद ये विचार किया जाएगा सुधार गृह की विभाग की तरफ से कि आखिर किन लोगों को छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद ये जो इनका पूरा जो डेटा
है वो दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि साफ तौर पर कि जो राज्यपाल हैं वो उसके मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आदेश जो जारी किए गए थे उसकी समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ जो आदेश है उस पर हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं। 2 सप्ताह के बाद एक बार फिर जो है ये बात आगे जाएगी और इंटरफेयर करने के लिए जो निधि शुक्ला है वो सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है, वो कोशिश करेंगे कि एक बार फिर पिटीशन दायर करें और जो 8 सप्ताह का समय दिया गया है उससे 2 सप्ताह के अंदर बातचीत करें और सुप्रीम कोर्ट से वैभव जरा ये भी समझाइए सरल भाषा में, क्या ये माना जाए कि ये केस अब खत्म हो गया है, फाइनल वर्डिक्ट ये आ गया है, या अभी इसमें कई और हियरिंग्स होंगी? निधि शुक्ला के पास क्या अभी कुछ और कानूनी विकल्प हैं जिनके जरिए वो आगे बात पहुंचा सकती हैं? आसान शब्दों में, सीधी भाषा में ये समझाइए कि अब कानून के लिहाज से इस मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब देर रात को निधि शुक्ला को ये पता चला कि इस तरीके का आदेश उनकी रिहाई का, खासतौर पे अमरमणि और मधुमणि दोनों की रिहाई का जो आदेश जारी किया गया है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गई और 2 बजे के करीब सुनवाई होनी थी। 53 नंबर पे सूचीबद्ध था उनके सुनवाई, लेकिन उससे पहले ही अभी जो है कुछ देर पहले ये आदेश आया है कि फिलहाल राज्य सरकार को 8 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है और कोशिश की जाएगी निधि शुक्ला की तरफ से कि 2 सप्ताह के अंदर वो फिर से पिटीशन दायर कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में और न्याय की मांग कर सकती हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि मैंने जितने भी आरटीआई के कागज लगाए थे उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अमरमणि और उनकी पत्नी दोनों रिहायशी तरीके से वहां पर रह रहे थे और जेल में सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का संरक्षण तो ये तो कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, अब उन्होंने इस पे क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। और जो क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, अभी सरकार की मर्जी से कुछ नहीं हुआ है, ये केवल दिखावटी नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ कहने के लिए। ये बेटियों को जो लोग मार रहे हैं, जो बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, जघन्यतम अपराध कर रहे हैं, उनको ये सरकार छोड़ रही है। मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही बुरा संदेश समाज पर पड़ेगा। तो हर लिहाज से इस खबर को हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से तुषार हमारे साथ जुड़े हुए। तुषार, यूपी की राजनीति की नब्ज आपसे अच्छा कोई नहीं पकड़ता, इस मसले को राजनीति के लिहाज से जरा समझाइए, ये बात अब कहां तक जाएगी? कांग्रेस तो कह रही है अच्छा फैसला नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ये बात कह रही है कि अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर सीधा तौर पे आरोप लगा रही हैं। राजनीतिक सियासत यहाँ पर जो है वो गर्म होने वाली है और गर्म हो भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि आप अमरमणि की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उनके बेटे के राजनीतिक रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी में थे अमरमणि त्रिपाठी, यानी कि जो उसका बेटा है अमरमणि का, वो समाजवादी पार्टी में था। 2022 में वो बहुजन समाज पार्टी में था। अखिलेश यादव का भी करीबी बताया जाता है, मायावती का भी करीबी बताया जाता है। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोनों ही लोगों ने इसको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और नौतनवा महाराजगंज से वो विधानसभा चुनाव में चुनकर आया और विधायक बना। तो ऐसे में उसकी जो करीबी है, जो अमरमणि की बात करें तो जो दबदबा है, वो भले ही अमरमणि जेल में रहा हो, लेकिन उसका राजनीतिक रसूख इतना बड़ा रहा है कि उस सभी पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं उनसे करीबी उसकी हमेशा से रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये राजनीतिक लिहाज से यहाँ पे गर्म होना है, चर्चा गर्म होगी, सियासत यहाँ पे पारा चढ़ेगा अमरमणि को लेकर, क्योंकि एक मुद्दा मिला है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने को लेकर, और इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो करेंगी कि किसी भी तरह से इस मामले में सरकार को घेरा जाए। लेकिन दोनों ही पार्टियों में लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर आने वाले समय में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या तस्वीरें बदलती है, लेकिन एक ब्राह्मण वोटरों को अगर बात करें तो मोबिलाइज करने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी ब्राह्मण जात से आते हैं और दूसरी तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में इन दोनों का रसूख भी काफ़ी है। पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन इलाकों में इनका अच्छा दबदबा है, अच्छी पैठ है, ब्राह्मण वोटरों में इनका अच्छा खासा रसूख है। तो ऐसे में अगर ये आज जेल से बाहर आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को मोबिलाइज भी करने की कोशिश की जाएगी, ब्राह्मण वोटरों को साधने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई है। हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे मामले में राज्यपाल का विशेषाधिकार है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस मामले में इंटरफेरेंस करने से साफ तौर पे मना कर दिया है। लेकिन 2024 चुनाव है तो देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की रिपोर्ट पर अधिकारियों जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो इस रिहाई को अमरमणि त्रिपाठी को लेकर किस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार को अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोगों की जरूरत है ब्राह्मण वोटों को मोबिलाइज करने के लिए? क्या वाकई इतना प्रासंगिक है अमरमणि त्रिपाठी के बाहर आना और ब्राह्मण वोटर को साधना? उनकी निगाह से कैसे इसे देखें? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो अमरमणि ब्राह्मण चेहरा तो है ही है। दूसरी तरफ गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, बस्ती हुआ, महाराजगंज हुआ, ये ऐसे जिले हैं जहां पर काफी तादाद में ब्राह्मण वोटर्स हैं। और अमरमणि की बात करें तो अमरमणि ब्राह्मण चेहरा हमेशा से रहे हैं, उनके बेटे अमन मणि भी ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। इसी वजह से अमन मणि को 2017 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, 2022 में बसपा ने टिकट दिया था। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोनों ही पार्टियों ने बाहर का रास्ता जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी निर्दलीय विधायक चुनकर सदन में आकर बैठा अमन मणि त्रिपाठी। तो कहीं ना कहीं उसका रसूख तो इन इलाकों में रहता ही है, पूर्वांचल में रहता ही है। और अगर अमन मणि बाहर आते हैं और माफ करिएगा, अमर मणि अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखेगा। हमेशा से ये सामने आया है कि अमर मणि त्रिपाठी की भारतीय जनता पार्टी से करीबियां रही हैं। आप अगर देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उनका श्राद्ध करने के लिए अमन मणि यहाँ से उत्तराखंड चले गए थे। हालांकि उस समय कोरोना काल था, लेकिन अमन मणि की गिरफ्तारी भी हुई, रोक भी दिया गया, लेकिन करीबी को बताने के लिए, अपनी ताकत को बताने के लिए अमन मणि यहाँ से जरूर निकले। इसी बीच सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, अमर मीणा और मधु मीणा को एक बड़ी राहत मिली है, आने वाले समय में किस तरीके से तस्वीरें राजनीतिक तौर पर बदलने वाली है? राजनीति के तौर पर आप देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों जो है इसी बहाने सरकार को घेर रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चेहरा है और चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए इनको रिहा किया गया। आपको याद होगा घनश्याम, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के भी एक बाहुबली थे आनंद मोहन, उनको रिहा किया गया था। उसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। आज यहाँ बीजेपी सत्ता में है और उन्होंने एक बाहुबली को रिहा करने का फैसला किया। इस पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रही। ये तो राजनीति का तकाजा है, लेकिन टेक्निकलिटी को आप घनश्याम समझे कि 8 हफ्ते में एक बार फिर से इसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है कि आखिर किस बिना पे आपने इनको रिहा किया है। क्योंकि निधि ने साफ जो है इसको कहा था कि ये कोर्ट की अवमानना है। इन्होंने अपनी 20 साल की सजा पूरी नहीं की। और एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया, गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल, जिसमें ये दोनों दंपत्ति अक्सर पड़े रहे और जो उन्होंने सजा काटी 20 साल, उसमें मैक्सिमम टाइम पे बीमारी के नाम पे अस्पताल में रहे। रूम नंबर 16 जिसका जिक्र निधि कर रही थी, 16 नंबर रूम में ये दोनों अक्सर वहीं पे बीमारी के नाम पे भर्ती रहते थे। तो इसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। इस पर फिलहाल अभी अंजनी देखिए, यहाँ पे 2 मसले हैं। एक ये कि उनका अच्छा आचरण था, अच्छा व्यवहार था, राज्यपाल ने जो कुछ कहा, लेकिन जो दूसरा कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार अमरमणि त्रिपाठी को बाहर लाके फायदा लेना चाहती है। क्या जो स्थिति हम सरकार की देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की देखते हैं खास के, क्या आपको लगता है कि वाकई मौजूदा सरकार को अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोगों की जरूरत है कि वो इतने प्रासंगिक हो जाएंगे कि 2024 में उनको इस तरह के चेहरों के जरिए ब्राह्मण वोटों को मोबिलाइज करना पड़ेगा? क्या इतनी शिथिल दिखाई देती है मौजूदा सरकार? घनश्याम, अगर हम नौतनवा ये इलाका पूरा देखें तो ये मुख्यमंत्री जो है अपने, उनका पूरा इलाका, उस इलाके में उनका काफी दबदबा है। तो वहां के लिए अगर हम ये कहें कि नौतनवा उस इलाके में अमरमणि त्रिपाठी कितना दबदबा है कि वो बीजेपी के लिए वो करेंगे, तो नहीं, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है नौतनवा, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, इसमें है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी पकड़ है। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो ये आरोप लगा रही है कि ये जो पूरी रिहाई हो रही है इसके पीछे सियासत है और इस पर सियासत अभी और गर्माएगी घनश्याम। क्योंकि अभी आपने सुना कांग्रेस अजय राय को, वो कह रहे भाई ये गलत है और यहाँ पर जो बहू बेटियों के साथ रेप करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको रिहा किया जा रहा है।
जी बिल्कुल अंजनी, लेकिन आने वाले समय के इस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो वाकई कई चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे निकलती हुई नजर आ रही हूं। जैसा आपने भी कहा, ये राजनीति है, इसके मिजाज को भापना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। अंजनी बहुत शुक्रिया आपका, तुषार आपका बहुत शुक्रिया और वैभव का दिल्ली से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और खबरों के लिए। तो लेकिन फिलहाल तरन्नुम, बड़ी बात यही है कि एक बड़ा झटका कम से कम निधि शुक्ला को लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।